जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 और 2 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग मैथ प्रैक्टिस करेंगे और ये जो पूरा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितना भी ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा ध्यान से समझिएगा। अभी देखिए, ये पहला टॉपिक है, चुनावी बॉन्ड की बिक्री 4 अक्टूबर से शुरू होगा। तो चुनावी बॉन्ड के बारे में सारी चीज़ें आप लोग को मैं यहाँ पे बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ये न्यूज में क्यों है, इसके बारे में भी पूरा बेसिक चीजें, हर चीजें देखने वाले हैं। सामाजिक बॉन्ड के बारे में देखेंगे। उसके बाद से राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक, इसको भी देखेंगे। फिर यूएनएफ ट्रिपल सी और इससे रिलेटेड अभी जो बातें हैं, सारी चीजें इसमें हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद से ग्लोबल स्टॉक टेक। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं और ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और अच्छा से नोट्स बनाइए, ठीक है। और देखिए, एक एक दिन में मैं जितना भी आपको डेली जो वीडियो लेकर के आता हूँ, केवल संडे को वीडियो अपना नहीं आता है, बाकी हर दिन आता है। तो आप लोग डेली का डेली उसको कवर करो, ठीक है। मैं खुद वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा एक डिफिकल्ट जाता है हर दिन अपने आप को एक डिसिप्लिन बनाने में, जैसे आज लेट हो गया, लेकिन उसको कवर करना जरूरी है। यदि आप लोगों का अपना लक्ष्य आप लोग तय करके रखे हैं और उसको आपको प्राप्त करना है, उसके लिए आप सीरियस हैं, तो आपको किसी भी हालत में आपको अपना काम जो है, आपका काम जो है, आपका स्टडी का काम है, तो उसको आपको करना है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आप लोग कंप्लीट करो अपना ये जितना भी करंट अफेयर्स है, नहीं तो एक समय के बाद ये बोझ बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। फिर उस समय आप कवर नहीं कर पाएंगे और फिर उसी के कारण से फिर आपको लगातार फिर आगे चल करके स्टडी से लेकर के बहुत सारी फिर परेशानी होती है। एक साथ आपको आप तैयारी नहीं कर पाएंगे एक ही दिन में, ऐसा कुछ हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा करके तैयार करना पड़ेगा पूरा सब्जेक्ट, है ना। तो करंट अफेयर्स देखते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और ये सभी जो करंट अफेयर्स होते हैं, ये सभी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं। आप सभी लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। आप लोगों को बस अच्छे से समझना है, अभी वीडियो देखना है। आप लोगों को इसका पूरा नोट्स वगैरह सारा चीज मिल जाएगा KILO IAS एकेडमी में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाकर के सर्च कीजिएगा, इस तरीके से आपको दिखेगा। और वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आप जैसे ही जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत मैसेज चला जाए, ठीक है। बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग मैथ प्रैक्टिस के अंतर्गत देखेंगे नेपाल के बारे में, ठीक है। नेपाल के बारे में इसलिए देखेंगे, देखिए अभी आप लोग अगर इंडियन एक्सप्रेस में देखेंगे कि एक यहाँ पे एडिटोरियल है उसका, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं अगली बार उसको डिस्कस करूंगा। ये जो नेपाल है, नेपाल के साथ आप देखेंगे कि जो चाइना है, कहीं ना कहीं इसके साथ द्विपक्षीय संबंध जो है बहुत ज्यादा एक अभी मतलब इसके साथ भी बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेपाल के साथ भी, ठीक है, बहुत ज्यादा करीब आने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अब ये जो चाइना है नेपाल के साथ जिस तरीके से अपना संबंध बढ़ा रहा है, इससे हमारे देश को कहीं ना कहीं एक ज्यादा यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप लोग पूरा बॉर्डर जो शेयर कर रहा है नेपाल, इसके साथ अब हमारे पूरा देश से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर चाइना इसके साथ बहुत ज्यादा अगर संबंध बनाएगा, द्विपक्षीय संबंध बना रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे को, हमारे देश में कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो सारी बातों को मैं समझाऊंगा एडिटोरियल में अच्छे से, लेकिन अगले वीडियो में मैं इसको समझाऊंगा। अभी हमारे पास बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए मैं चाह रहा था कि उसको अगली बार समझाऊं, ठीक है। तो ये जो नेपाल है, नेपाल को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। बाकी देखिए, अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का जो काम है वो गवर्नमेंट करेगी, है ना। नेपाल के साथ हमारे को किस तरीके से रिलेशन बना करके रखना है और कितना ज्यादा मजबूत करना है, कहाँ पे कमियां हैं, तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट करेगी। अभी हमारा काम ये है कि हम एक अच्छा सा अपना जो अभी तैयारी है, हम लोग जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उसका हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उसके बाद से फिर हमारा जो वहाँ पे जो कार्य होगा, जो हमारे को जिस तरीके से एक कार्य मिलेगा, उस हिसाब से फिर हम लोग वहां सोचेंगे। अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, है ना। अभी हम लोग का सबसे मुख्य काम है कि हम लोग इसके बारे में पढ़ें और अच्छे से इसकी तैयारी करें। तो सबसे पहले तो नेपाल आप देख रहे हैं, ठीक है। देश अगर देखें तो नेपाल जो है दो देशों से, चाइना और भारत से जुड़ा हुआ है।
उसका जो पूरा बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है काठमांडू इसकी राजधानी है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग भारत के अंतर्गत देखें तो हमारे भारत के अंतर्गत इसमें कितने राज्य जो हैं वो टच करते हैं, इसको, इसके बॉर्डर्स को टच करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे सिक्किम को, इस जगह पे आप देखेंगे ये वाला पूर्वी क्षेत्र से अगर देखते हैं तो सिक्किम पहला इसका बॉर्डर टच करता है हमारा राज्य। उसके बाद से फिर बिहार, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल भी टच करता है ना, ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल पहले सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, उसके बाद से उत्तर प्रदेश, उसके बाद से उत्तराखंड। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि 4 ऐसे राज्य हैं जो पूरा नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं हमारे भारत के। तो ये इस जो हमारे जितना भी इस तरीके से बाउंड्रीज टच करने वाले जो देश हैं उनको भी ध्यान रखना है। नेबर कंट्री से लोग होते हैं और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसका एडिटोरियल को भी मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा आगे चल करके। ठीक है, तो अभी इतना ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से स्टेट जो है नेपाल को टच करते हैं। चलिए अब आते हैं अपना मेन टॉपिक पे। देखिए चुनावी बॉन्ड जो है ये अभी 4 अक्टूबर से जारी होने वाला है। ठीक है, तो आखिर ये सबसे पहले तो हम लोग अब इसका बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये तो एग्जाम में नहीं आने वाला कि कब किस डेट को जारी किया गया था 2023 में, पिछले साल या फिर इस तरीके से कुछ। इसके कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए चुनावी बॉन्ड, सबसे पहले तो हम लोग ये जानना है कि चुनावी बॉन्ड आखिर है क्या। ठीक है, और चुनावी बॉन्ड से सबसे पहले इससे भी ज्यादा जानना है हम लोग को कि आखिर ये बॉन्ड क्या है। ठीक है, तो देखिए बॉन्ड नॉर्मल हम लोग अगर देखें तो जितने भी कंपनीज होते हैं, ठीक है, अगर कंपनियां हैं, चाहे इस भारत सरकार को सरकार है, चाहे कोई कंपनीज ऐसी हैं, उनको यदि अपना एक बिजनेस है उसको डेवलप करने के लिए ये इस तरीके से बॉन्ड जुटा करके। ठीक है, और बॉन्ड केवल एक ही नहीं होते ना, एक ही प्रकार से नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो बॉन्ड यहाँ पे एक तरीके से हम लोग ये कहें कि अपना फंड जमा करने का एक तरीका है, मतलब पैसा जमा करने का एक तरीका है, ताकि हम लोग बिजनेस आगे और बेहतर कर सके। अब जैसे यहाँ पे अब हम लोग चुनावी बॉन्ड देख रहे हैं, तो चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सरकार यहाँ से पैसे प्राप्त करती है। ठीक है, जितने भी अभी यहाँ पे राजनीतिक दल होंगे, जो रजिस्टर्ड राजनीतिक दल होंगे, उनको ये बॉन्ड के जरिए जो लोग हैं वो लोग, मतलब पूरा देश के जो जनता है, ठीक है, वो जनता जो है अपने अपने अनुसार राजनीतिक जो ग्रुप्स हैं उनको यहाँ ये बॉन्ड के जरिए उनको पैसा देती है चुनाव के लिए। ठीक है, तो चुनाव में जितने खर्च वगैरह होते हैं ये इस तरीके से भी एक सहयोग का एक माध्यम है। तो हम लोग अभी बॉन्ड के मतलब चुनावी बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार से होते हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए होते हैं। तो बॉन्ड को अभी उस तरीके से हम लोग उतने बड़े लेवल पे नहीं जानेंगे, हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल अभी चुनावी बॉन्ड के बारे में बात करें। तो बॉन्ड का सिंपल सा मतलब मैं समझाया, पैसा जुटाने का एक साधन। ठीक है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे राजनीतिक दल के द्वारा, फिर चाहे अलग अलग कंपनियां हो, वो लोग भी अलग अलग तरीके से पैसा जुटाने के लिए ये सब, मतलब ये इस तरीके से बॉन्ड निकालते हैं। ठीक है, आप शेयर्स वगैरह जो देखे होंगे ये सब इसी प्रकार का एक कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे से संबंधित है, मतलब ये लोग पैसा जुटाने का एक साधन है ये सब चीज। ठीक है, तो अब चुनावी बॉन्ड, तो चुनावी बॉन्ड के अंतर्गत चुनाव से संबंधित बॉन्ड है ये, फिर इसका मतलब ये समझ में आ रहा है ना। तो जितने भी राजनीतिक दल है इसके द्वारा वो लोग फंड प्राप्त करते हैं। अब ये होता कैसे है, तो देखिए अभी अब जब यहाँ 4 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक जब ये भारत सरकार के द्वारा ये मतलब ये डेट डिसाइड किया गया। ठीक है, तो अब इस डेट में क्या होगा कि भारतीय स्टेट बैंक, और एक चीज और यहाँ याद रखिए कि जो भारतीय स्टेट बैंक है यही बैंक इसी को अथॉरिटी दिया गया है कि यहाँ से जो है जितने भी लोग हैं, देश की जनता है, जो भी बॉन्ड खरीदना चाहती है, अपने अपने जो भी राजनीतिक दल होते हैं, ये सब चीजें सिक्योर होती है। ठीक है, मतलब एक कहें कि मतलब जानकारी बाहर लीक नहीं होता है। ठीक है, ये चीज को मतलब ये सब चीजें ध्यान रखेंगे
स्टेट बैंक के अंतर्गत अगर आप किस राजनीतिक दल को पैसा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, तो ये सब चीजें पूरा एकदम मतलब आपको दूसरे को किसी भी चीज को पता नहीं चलता है। ठीक है, अपने हिसाब से ये लोग करते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक इसके लिए ये अथॉरिटी रखती है कि ये जारी करेगी और लोग यहाँ से खरीदेंगे। और जब खरीदेंगे और जो बॉन्ड खरीदेंगे, उस बॉन्ड को फिर भारतीय रिजर्व बैंक से, मतलब यहाँ से जो फंड प्राप्त होगा भारतीय रिजर्व बैंक ये जा करके फिर जो राजनीतिक दल है जिनको जितना प्राप्त हुआ वो जा करके देगी। ठीक है, और ये जो चुनावी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, ये चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के तहत लेकर के आया गया 2018 में। ठीक है, सबसे पहला ये बॉन्ड की बिक्री कब हुई थी, तो 2018 में हुई थी। ये देखिए इस प्रकार से ये बॉन्ड होता है। ठीक है, ये पूरा ऐसे बॉन्ड होते हैं, ये आपको चित्र दिख रहा है, ये स्टेट बैंक जारी करता है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से आएगा कि आखिर कौन जारी करता है, तो आप याद रखेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के द्वारा ये जारी किया जाता है। अब देखिए कि ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जो जरूरी चीजें हैं उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक में आपको अभी बताया कि जो भारतीय स्टेट बैंक है ये अधिकृत है, यानी कि सारा जो इसका कार्य है जारी करने का, ये सब चीज स्टेट बैंक के पास है अथॉरिटी। ठीक है, अब 1000, 10,000, 1,00,000 रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए तक का आप बॉन्ड यहाँ पे खरीद सकते हैं। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये जारी करने की तारीख से 15 दिन तक वैध होता है। ठीक है, तो 15 दिन तक इसकी वैधता होती है। और ये जो बॉन्ड है एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को निर्देशित खाते में प्रतिदेय होता है। तो पंजीकृत राजनीतिक पार्टी कौन होते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन इतना यहाँ पे हम लोग अभी केवल चुनावी बॉन्ड को ध्यान में रख करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए अच्छे से ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट कि उसको जारी कौन करेगा, पूरा अथॉरिटी किसकी होती है, तो एसबीआई की होती है। ठीक है, और एसबीआई के बाद से फिर दूसरा यहाँ पे पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि जिस डेट से जारी होगी उस डेट से लेकर के 15 दिन तक इसकी लास्ट वैलिडिटी होती है। उसके बाद से पंजीकृत, तीसरे पॉइंट में आप याद रखेंगे कि जो पंजीकृत राजनीतिक पार्टी है केवल उन्हीं के लिए होते हैं। अगर जो पंजीकृत पार्टी नहीं है उनको ये बॉन्ड के लिए ये लोग एलिजिबल नहीं होते। ठीक है, तो ये बातें इतना याद रखेंगे। बॉन्ड किसी भी व्यक्ति के द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिन की अवधि हेतु खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। अगला टॉपिक, केंद्र सरकार के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार डिसाइड करता है कि किस महीने में किस डेट से शुरू करना है बॉन्डिंग, ये जो बॉन्ड का सेलिंग है। ठीक है, फिर एसबीआई जो है उसके अनुसार से कार्य करता है, और इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, बॉन्ड पर दाता का कोई उल्लेख नहीं होता है, ये भी बात याद रखेंगे इस पॉइंट में, बॉन्ड से, चुनावी बॉन्ड से संबंधित, क्योंकि यही सब प्रश्न ऐसा होता है जो कि बीच बीच में आपको पॉइंट में पूछता है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न इस तरीके से अगर पूछ लेगा यूपीएससी में, चाहे अदर किसी भी एग्जाम में, तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर नाम होगा कि नहीं होगा, है ना। फिर हम लोग सोचते हैं कि लोग इतना फिर हम लोग जब हम लोग पढ़े नहीं रहते हैं तो हम लोग लॉजिक लगाते हैं, है ना, कि आखिर इतना जो लोग पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो नाम तो बिल्कुल होना ही चाहिए। और फिर हम लोग वहां क्या कर देते हैं, यही गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें नाम नहीं रहता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कोई भी मैं आपको बताया पहले भी कि किसी भी प्रकार का मतलब ये अच्छा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहचान वगैरह इस तरीके से ये सब चीजें गुप्त रहती है, नहीं पता चलता किसी को। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है कि अगर आप 20,000 रुपए से अधिक यहाँ पे पैसा देते हैं, या मतलब उससे अधिक का बॉन्ड खरीदते हैं, तब आपको वहां पे पैन वगैरह की जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे अगर कम का खरीदेंगे, मतलब मैं आपको जस्ट उल्टा भी बता रहा हूँ इसी का, कि 20,000 से कम यदि आप बॉन्ड लेते हैं तो आपको कोई भी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
चुनावी बॉन्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो चुनावी फंडिंग होती है उसको पारदर्शिता लाना। उद्देश्य देखिए यहाँ पे इसका उद्देश्य लिखा हुआ है इस योजना का, तो इस योजना का उद्देश्य यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पारदर्शिता लाना मेन उद्देश्य था इसका। भारत सरकार ने योजना को कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे देश में चुनावी सुधार के रूप में वर्णित किया है। तो ये कैशलेस डिजिटल मतलब इस चीज को बढ़ावा देने का भी यहाँ पे एक तरीके से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको कैश में कोई कार्य नहीं होता है, कैश में आप इसको बॉन्ड नहीं खरीद सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पंजीकृत जो पार्टियां होती है वो किस प्रकार से पार्टियां होती हैं। तो देखिए इसमें जो चुनावी बॉन्ड वाली जो प्राप्त करेंगी पार्टियां, वो पार्टियां अगर वे लोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत 51 के तहत उसमें अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो लोग होते हैं पंजीकृत पार्टियां, और उन्हीं लोग एलिजिबल होते हैं। याद रखेंगे 2 पॉइंट इसमें। पहला पॉइंट कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पहला कंडीशन में ये क्या है, रजिस्टर्ड रहना चाहिए, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या होना चाहिए, तो दूसरे कंडीशन में अगर किसी भी समय साल में अभी जब ये लोग वोट होता है, चुनाव होता है, उस समय ये जो है 1% से कम की वोटिंग नहीं प्राप्त होनी चाहिए, मतलब इससे अधिक प्राप्त होनी चाहिए इनको, तब जा करके तो ये लोग पहले रजिस्टर्ड होंगे चुनावी बॉन्ड के लिए, ये लोग मतलब एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन याद रखेंगे। पिछला जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में जो राजनीतिक दल है उसके लिए पहला कंडीशन तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन उस राजनीतिक दल को पिछले चुनाव में 1% से अधिक वोटिंग मिलना चाहिए, वोट मिलना चाहिए। उससे कम मिला होगा तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे चुनावी बॉन्ड के लिए। राशि को आप देखिए यहाँ पे भुगतान के लिए याद रखेंगे, या तो चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप दे सकते हैं, कैश में नहीं दे सकते। तो आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे से समझा चुका हूं मैं। जो इससे बातें जहां से एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी बातें मैं आपको यहाँ बता चुका हूं, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए जो अभी आप लोग कई बार कुछ भी सामान वगैरह खरीदते हैं, है ना, तो पैकेट में आपको इस तरीके से FSSAI लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक तरीके से हम लोग जितना भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी वे सभी हमारे लिए कितना परफेक्ट है कि नहीं है, ये सारी चीजों को देख रेख करती है, उसको चेक करती है, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटी है अभी इस अथॉरिटी, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी हम लोग जो न्यूज़पेपर जो यूज करते हैं ना, न्यूज़पेपर जो हम लोग पढ़ते हैं कागज वाला, ऑनलाइन नहीं, कागज वाला जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि चाय दुकान में, चाहे आप बहुत सारे ठेला, ठीक है, समोसा वगैरह दुकान आप देखेंगे, ऐसे बहुत सारे जितने भी पकवान बनते हैं उन लोगों को देखेंगे कि वहां पे इस तरीके से पेपर रहेगा, पेपर का टुकड़ा रहेगा, उसमें वो लोग उसको देते हैं, ठीक है, पैकिंग करके भी देते हैं, चाहे आप खाते समय आपको उसी में दे देते हैं। तो वो अभी जो है FSSAI के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में है। अभी हम लोग को इसके बारे में समझना है कि FSSAI मतलब यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जो है इसमें क्या राय है, क्यों जो है इसको बंद करा रही है, ठीक है। तो देखिए इससे संबंधित हम लोग बातें समझते हैं, प्लस हम लोग भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो FSSAI के CEO जी कमलावर्धन राव, ठीक है, ये बता रहे हैं। आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये पेपर है, ठीक है, चित्र देखते रहिएगा, सब चित्र आप ही लोग के लिए डाला गया है। तो ये कमलावर्धन राव जो है, ये इनका कहना ये है कि जितने भी समाचार पत्र हैं इसमें बायो एक्टिव सामग्री वाली स्याही होती है, ठीक है। तो ये जो स्याही होते हैं
ये लोग कहीं ना कहीं भोजन पदार्थों को यानी कि भोज्य पदार्थों को दूषित करती हैं, भोजन को दूषित करती हैं। ये लोग स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हानिकारक खतरा भी पैदा कर सकती हैं, इस तरीके से बातें। फिर पुनर्चक्रित कागज के बक्सों में भी खनिज तेल, रसायन जैसे भी और भी प्रदूषक हो सकते हैं उसमें। ठीक है, अब हम लोग भी देखते हैं कि अब जैसे पेपर वगैरह लेकर के आ रहे हैं, फिर उसको लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में भी इसमें पॉल्यूशंस होते ही होंगे, है ना। तो वो सब भी एक कारण है। फिर ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ बक्से, अलग अलग बक्से में जब इसको पैकिंग करते हैं तो उसमें भी बहुत सारा ऐसे इसमें पॉल्यूशन होता होगा। उसके बाद से फिर उसको जब अगर यूज कर लेते हैं तो फिर पाचन संबंधी समस्याएं, विषाक्तता पैदा हो सकती हैं उसमें। फिर लोगों को उससे कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। फिर मुद्रण वाली जो स्याही है उसमें सीसा और भारी धातुओं सहित विभिन्न रसायन हो सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं भोजन में घुल सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो कमलावर्धन राव जी हैं ये बता रहे हैं। अब देखिए इसी में, अखबारों से निकलने वाले प्रदूषकों के सेवन से खाद्य जनित बीमारियां हो सकती है। कमजोर समूह जैसे कि बुजुर्ग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों से ऐसी सामग्रियों में पैक किए गए भोजन से कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का भी अधिक खतरा होता है। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो बातें हैं पहले ही खाद्य सुरक्षा मानक पैकेजिंग अधिनियम 2018 के अनुसार भोजन के भंडारण और लपेटने के लिए समाचार पत्र या इस तरह की सामग्री का उपयोग सख्त वर्जित है। तो इस बारे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें ये इसको पहले से ही किसमें प्रतिबंधित किया गया है ना, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से बैकग्राउंड से थोड़ा सा ज्यादा ही डीप प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये सारी बातें हम लोग इतना समझ गए कि हम लोग को क्यों जो है यहाँ पे जो न्यूज पेपर है उसको क्यों हम लोग को प्रतिबंधित किया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस FSSAI अथॉरिटी के बारे में, मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट इसमें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसका एक वैधानिक निकाय है ये, ठीक है, इसी के अंतर्गत इसका ये कार्य करता है। तो इसको कब स्थापना की गई इसकी, तो 2008 में 5 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये किस अधिनियम के द्वारा, तो ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ खास बातें। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक बॉन्ड। अब यहाँ पे एक और बॉन्ड, मैं आपको बताया था ना कि बॉन्ड बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे सामाजिक बॉन्ड है। सामाजिक बॉन्ड का मतलब हम लोग को इतना समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इसमें सामाजिक सपोर्ट के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए ये बॉन्ड इस तरीके से जारी किया जाता है। ये बॉन्ड यानी कि सामाजिक हेल्प के लिए, ठीक है। अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये जो नाबार्ड है यानी कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ठीक है। तो ये जो नाबार्ड है, ये नाबार्ड आप पहले नाबार्ड के बारे में भी हम लोग समझेंगे अच्छे से, पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं न्यूज में क्यों है। तो जो नाबार्ड है, ये नाबार्ड अभी सामाजिक बॉन्ड जो है उसकी लिस्टिंग की घोषणा कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में आ गया है, ठीक है। तो हम लोग को दो चीजें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज में तो जो बातें हैं वो तो हमारे लिए काम की नहीं है, हम लोग को इस न्यूज से बातें क्या समझनी है, क्या तैयारी करना है। तो सबसे पहले तो सामाजिक बॉन्ड क्या है और दूसरा नाबार्ड क्या है, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोग को ज्यादातर ध्यान देना है। तो सबसे पहले सामाजिक बॉन्ड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सामाजिक बॉन्ड नॉर्मली हम लोग पहले समझ गए हैं। सामाजिक बॉन्ड जो है समाज में जितने भी एक तरीके से मान के चलिए सामाजिक स्थितियां जो है उसमें कहीं सुधार करने के लिए, ठीक है, या फिर समाज में बहुत सारी ऐसे पर्यावरणीय पॉल्यूशंस वगैरह है, तो एक कहीं ना कहीं पर्यावरण में सुधार करने के लिए भी, इसके लिए भी ये बॉन्ड जारी किया जाता है, ठीक है। तो सामाजिक बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया होगा।
कि जितना भी सामाजिक उत्थान के लिए यदि हम लोग कार्य के लिए उसके कार्य के लिए पैसा जुटा रहे हैं तो वो होता है सामाजिक बॉन्ड। उसके लिए हम लोग इस बॉन्ड को जारी करते हैं। अब ये बॉन्ड कौन जारी कर सकता है, तो ध्यान रखेंगे सरकार, सार्वजनिक संस्थाएं, विकास संगठन, निजी निगम भी जारी कर सकते हैं इस बॉन्ड को। ठीक है। और सामाजिक बॉन्ड की एक प्रमुख विशेषता जारीकर्ताओं के लिए वित्त पोषित परियोजनाओं के सामाजिक या पर्यावरणीय जो परिणामों के मापन और रिपोर्ट की भी यहाँ पे आवश्यकता होती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक बॉन्ड के अंतर्गत कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ग्रीन बॉन्ड एक होता है। तो ग्रीन बॉन्ड का मतलब भी हम लोग समझ में आ गया कि ये क्या होता है, पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं। पर्यावरण से संबंधित हम लोगों को अगर कहीं भी सुधार करना है या फिर पर्यावरण को बेहतर करना है तो उस चीज में अगर हम लोग उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए पैसा जुटाना चाहते हैं तो ये ग्रीन बॉन्ड जारी कर सकते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, तो इसमें हम लोग दिख रहा है कि सामाजिक चीजें जितने भी हैं, सामाजिक कल्याण से संबंधित है। यदि हम लोग को पैसा जुटाना है तो हम लोग सामाजिक प्रभाव बॉन्ड इस प्रकार से जारी कर सकते हैं। स्थिरता बॉन्ड एक ये तीसरा प्रकार का है। तो स्थिरता बॉन्ड जो है ये, अब इस दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको हम लोग कहेंगे स्थिरता बॉन्ड। मतलब इसमें हम लोग दोनों, कोई ऐसी परियोजनाएं जो बनी हुई है जिसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों में कहीं ना कहीं हम लोग सुधार करना चाहते हैं तो ये स्थिरता बॉन्ड इस प्रकार से जारी कर सकते हैं। ठीक है। कुछ फैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इस प्रकार का सामाजिक मिशन के अंतर्गत पहला जो बॉन्ड है वो सबसे पहले 1989 में विश्व बैंक के द्वारा कंगारू बॉन्ड जारी किया गया था। ठीक है। और भारत के अंतर्गत सबसे पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, ये बॉन्ड पिपरी चिंचवड़ नगर निगम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के बीच समझौते के ज्ञापन के द्वारा इसको जारी किया गया था पहली बार। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड विशेष रूप से जो नाबार्ड है ये मुख्य रूप से ग्रामीण को केंद्रित करके बनाया गया है इसको, यानी कि मुख्य रूप से ये ग्राम क्षेत्र में ग्राम डेवलपिंग के लिए ये खास करके केंद्रित रहता है। ठीक है। मतलब ग्राम क्षेत्र पर, ग्राम के अंतर्गत जितने भी डेवलपमेंट का कार्य है उसके लिए ज्यादा समर्पित रहता है नाबार्ड। ठीक है। अब जो नाबार्ड है, ये नाबार्ड एक प्रकार का विकास बैंक है। देखिए, इस प्रकार से भी छोटे छोटे प्रश्न कई बार आ जाते हैं तो इसलिए मैं इसको फैक्ट के रूप में बता दिया आपको कि नाबार्ड जो है एक विकास बैंक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए, विकास यानी कि पूरा डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है। तो क्या सपोर्ट करेगा, तो ये वित्त सपोर्ट करता है। और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा सा इसका और फोकस पॉइंट होता है कृषि क्षेत्र में। ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में भी वित्त प्रदान करके ये डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है। ये जो बैंक है, जो नाबार्ड है, ये नाबार्ड इसका मुख्यालय है मुंबई। ठीक है। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। और ये एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय का क्या मतलब होता है, तो देखिए यहाँ पे अगर समझ लीजिए, अगर आप लोग नहीं पता होगा, कई बार हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक, इस तरीके से संवैधानिक होता है। ठीक है। मतलब संवैधानिक या फिर इसको संवैधानिक भी कह सकते हैं आप। तो संवैधानिक होता है एक, या फिर असंवैधानिक होता है, या फिर सांविधिक होता है। ठीक है। तो ऐसे से या फिर गैर संवैधानिक होता है। दो वर्ड ही सबसे मुख्य है इसमें, एक तो होता है संवैधानिक, ठीक है, एक तो होता है संवैधानिक और दूसरा होता है गैर संवैधानिक या फिर जैसे ये सांविधिक। मुख्य रूप से दो ही चीज है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो निकाय है, या तो ये संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ था इसलिए ये इसको बनाया गया है। दूसरा कंडीशन गैर संवैधानिक, यानी कि जो संविधान में लिखा हुआ नहीं था, हम लोगों ने उसमें ऐड करके उस निकाय को बनाया, तो वो होता है गैर संवैधानिक। ठीक है। अब गैर संवैधानिक को ही हम लोग कहते हैं सांविधिक। ठीक है। और संवैधानिक जो होते हैं वो संविधान के अंतर्गत लिखित रूप से
उस हिसाब से वो बनाए जाते हैं, तो वो संविधान के अंतर्गत होते हैं वो चीजें। ठीक है, अब देखिए इसका पहचान कैसा होता है। अगर कोई भी जो संवैधानिक होंगी उसके लिए अलग से कोई अधिनियम नहीं होगा। अगर किसी निकाय में आप देखे होंगे कि वो अधिनियम से बना हुआ है, तो याद रखेंगे कि वो गैर संवैधानिक होगा। अगर वो संवैधानिक होता तो उसमें उसके लिए अलग से अधिनियम लेकर के आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? तो सांविधिक निकाय है ये नाबार्ड जो है, और इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत इसको बनाया गया है, तो इस अधिनियम को याद रखेंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, UNFCCC। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, लेकिन मैं बताने में भीड़ जाता हूँ तो मैं इस मतलब और कुछ अलग से बातें नहीं कर पाता। सभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चित्र वगैरह सारी चीज़ें देखते रहिएगा, थोड़ा ज़्यादा एंगेजिंग रहता है, आपको अच्छे से समझ में आता है, याद भी रहता है लंबे समय तक। तो यहाँ पे जो UNFCCC है, आप इसको देखेंगे तो ये अभी न्यूज में क्यों है, सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इस साल इसका बैठक होने वाला है 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये इसलिए जो है न्यूज में है। अब न्यूज में बहुत पहले मतलब अभी बहुत लगभग एक महीना बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी से इसका क्यों हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मतलब 2 महीना बचा हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो अभी से हम लोग इसका चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो अभी से चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी एक मामला अभी देखने को मिलेगा कि हम खुद जो भारत है, भारत इसका विरोध कर रहा है। विरोध करने का मतलब एक तरीके से नॉर्मली विकसित देशों की आलोचना कर रहा है, ठीक है। इसके संदर्भ में भारत का कहना यह है कि जो विकसित देश है ना, विकसित देश कहीं ना कहीं ये जो पेरिस समझौता है, ये पेरिस समझौता है, इसका ये लोग लाभ उठा रहे हैं। पेरिस समझौता क्या होता है इसको भी मैं बताऊंगा। तो पेरिस समझौते का जो विकसित देश हैं वे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब ये है, भारत का कहना है कि एक ग्लोबल स्टॉक टैक्स ये अलग से एक बनाया गया है। इसका मतलब क्या है, तो ये एक रिपोर्ट जारी करता है, द्विवार्षिक रिपोर्ट, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो इसके अनुसार, ठीक है, ये सब रिपोर्ट के अनुसार भी, और भारत ये कह रहा है अभी कि जो विकसित देश हैं ये लोग कहीं ना कहीं पेरिस समझौते को लेकर के जो विकासशील देश जो हैं उनके ऊपर दबाव बना रहा है, ठीक है। दबाव बनाने का मतलब क्या है, तो जो विकसित देश है ना, ये लोग क्या किए हैं, जितना भी जीवाश्म ईंधन है उसका फुल दोहन किए हैं, सभी चीजें किए हैं, ठीक है। और अब जो है जो विकासशील देश है इनको एक तो दबाव बना रहे हैं, दूसरा चीज रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं, और दूसरा चीज ये कि ये लोग फंड नहीं कर रहे हैं। जो पेरिस समझौता है ना, और ये जो UNFCCC है, ये लोग का मुख्य रूप से ये सभी जो उद्देश्य है इनका, मुख्य रूप से जिस क्षेत्र में काम करते हैं, इनका काम ये है कि जो पर्यावरण है उस पर्यावरण में जो कहीं ना कहीं उसमें सुधार करना, और सुधार करने के लिए ये लोग फंड जमा करते हैं, ये जो संगठन है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये लोगों ने अच्छे से डेवलप कर लिया, विकसित देश जो है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट के क्षेत्र में हम लोग को काम करना है उस काम के लिए ये लोग फंड नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो फंड होता है ना, ये विकासशील देशों के लिए जितना भी मतलब हर एक पूरे वर्ल्ड में, बल्कि पर्यावरण से संबंधित कार्य करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए उसमें लगाया जाता है इस पैसे को। तो ये लोग इस पैसे को ये लोग जमा नहीं कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज, पेरिस समझौते के अंतर्गत एक यहाँ पे बाउंडिंग है कि पेरिस समझौते के अंतर्गत कि हम लोग जितना ज्यादा हो सकेगा तापमान में कमी करेंगे, ठीक है। जीवाश्म ईंधन में यूज में हम लोग कमी करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो विकसित देश हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बाकी लोगों को रोक रहे हैं, बाकी देशों को रोक रहे हैं कि हाँ तुम लोग इसका पालन करो, पेरिस समझौता जो है उसका तुम लोग पालन करो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, खुद जीवाश्म ईंधन में इन्वेस्ट कर रहे हैं बगल साइड से। समझ गए बात को? तो इसलिए जो है भारत सरकार इस चीज के लिए चिंता जता रही है।
कि विकसित देश जो है वो लोग खुद जीवाश्म ईंधन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो फंडिंग है उस फंडिंग को ये लोग दे नहीं रहे हैं, और प्लस विकासशील देशों को इससे रोक रहे हैं और खुद उस चीज में इन्वॉल्व हैं। यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन क्या है इसको ही बताऊंगा। जीवाश्म ईंधन में ये लोग खुद एक तरीके से ये ज्यादा इसमें पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए लोग लगातार ये जो संगठन है ये सब काम कर रही है, लेकिन विकसित देश जो है इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट में अपना कमी कर रहे हैं, प्लस साइड से ये लोग उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं अलग से। ठीक है, तो ये बातें। अब हम लोग कहानी समझ गए कि क्या कहानी है। हम लोग को अब समझना इसमें कि ग्लोबल टास्क टिक क्या है, UNFCCC क्या है, पेरिस समझौता क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग न्यूज में क्या है, न्यूज का हम लोग समझना है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है मामला जो है ये समझना जरूरी है, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये जो मामला जो चल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये जो जितने कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्लोबल टास्क टेक को। तो जो ग्लोबल टास्क टेक है ये एक तरीके से जो पेरिस समझौता है, ठीक है, पेरिस समझौते को पूरे वर्ल्ड में जितने लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं पेरिस समझौते के अंतर्गत, याद रखिएगा कि पेरिस समझौता जो है एक बाध्यकारी समझौता, अभी इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये जो लक्ष्य डिसाइड किया गया है पेरिस समझौते के अंतर्गत, ठीक है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो देश है इसके अंतर्गत जुड़े हुए वे देश कितना हद तक काम कर रहे हैं उसमें, मतलब एक तरीके से उसका पूरा आकलन करना। तो आकलन जो करने की व्यवस्था की गई है इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल टास्क टेक। ठीक है, ये हर 2 वर्ष में इसकी समीक्षा होती है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। क्लियर है इतना चीज? अभी जो 2023 में नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2023 तक इसका सम्मेलन चलेगा, ये दुबई में होगा। ठीक है, और इसमें COP28 ये सम्मेलन यहाँ पे ये COP28 है का 28वां सत्र है। ठीक है, ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ गए कि ग्लोबल टास्क टेक क्या है। ठीक है, तो पेरिस समझौते का एक आकलन है, इसकी एक समीक्षा है जो कि हर 2 वर्ष में होती है, और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। बस इतना चीज ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से UNFCCC के बारे में आपको बताया। ठीक है, एक चीज और UNFCCC के बारे में मैं आपको अभी ये बताया कि बैठक हो रहा, अभी और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको केवल ये बताऊं कि इसका बैठक होने वाला है, इसका सम्मेलन होने वाला है जो कि दुबई में होने वाला है, 28वां सत्र होने वाला है। ठीक है, इतना अभी चीज समझ गए आप। अभी हम लोग आगे और चीज समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे जो ज्यादा न्यूज में है उस आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। देखिए, UNFCCC के अंतर्गत ये लोग अलग अलग से आर्टिकल्स, हर चीज को एक तरीका होता है ना, कि मतलब आप कहने का मतलब है कि जो अब जैसे यहाँ पे ये संगठन है, तो इस संगठन में अब जितने भी इसमें लोग जुड़े हुए हैं उसमें क्या होगा, जितने लोग जुड़े हुए हैं तो ये संगठन जिस क्षेत्र में काम करेगी उसके लिए कार्य की एक योजना बनाएगी, है ना। तो ऐसे ही इस संगठन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है। इसमें आप देखते हैं कि अलग अलग इस तरीके से 1 2 3 करके ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग खंड होते हैं, उसमें कार्य लिखा होता है। तो हम लोग इसी को यहाँ पे भी अनुच्छेद कहते हैं। हमारे जैसे संविधान में अनुच्छेद है, ऐसे इसमें भी अनुच्छेद है। ठीक है, तो इसका एक अनुच्छेद है 2.1C 2.1C, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर न्यूज में ऐसा आप देखे होंगे, अगर आप ध्यान दिए होंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में, तो आईपीसी का धारा से प्रश्न पूछा गया है। आईपीसी के धारा से हमारे को क्या मतलब है, उसके अंतर्गत जो धारा है आखिर वो तो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही डीप हो गया। मतलब तो है हमारे को, लेकिन उतना डीप और उस क्षेत्र में हमारे लिए मतलब का नहीं है। हम लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हम लोग अब आईपीसी का पूरा धारा पढ़ें। हाँ, हम लोग जितना पॉलिटी वगैरह जो संविधान पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को आईपीसी धारा से कैसे प्रश्न पूछ लिया गया। तो सबसे पहले तो हम लोग सिविल सर्वेंट हैं, हमारे को हर चीज का जरूरत है, हर चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात आईपीसी धारा की रटने की नहीं थी। आईपीसी धारा केवल वही पूछा गया है, अभी तक आप अगर ध्यान से देखेंगे
ठीक है, और आप लोग उसके बारे में खोजबीन करेंगे तो आईपीसी की धारा वही पूछा गया है जिसमें वो न्यूज में चर्चे में हो, कुछ ना कुछ ऐसा उसी के साथ बड़ा ऐसा घटना हुआ हो, वही आईपीसी के अंतर्गत जो बातें हैं उसी से प्रश्न केवल पूछा गया है। आपको पूरा आईपीसी की धारा रटने की जरूरत नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि ये अनुच्छेद जो है, इस अनुच्छेद को लेकर के तो भारत ज्यादातर एक आलोचना कर रहा है, ठीक है। भारत का कहना है कि ये जो यूएनएफसीसी ट्रिपल सी का जो अनुच्छेद 2.1 सी है, इसके अंतर्गत जो संगठन के जितने सदस्य हैं वो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आखिर इसमें क्या बात है जिसको जो देश हैं ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें ये डिफिकल्ट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि यूनेप ट्रिपल सी जो है ये क्लाइमेट से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट से ही बातें होंगी। तो इसमें क्या बातें हैं, तो इसमें सबसे मुख्य बात है वित्तीय, ठीक है, वित्त से संबंधित। तो वित्त प्रवाह को कम हरित गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल विकास के मार्ग के अनुरूप बनाने की बात की गई है। मैं बताता हूँ इसको। यूएनएफ ट्रिपल सी के अंतर्गत जितने भी सदस्य देश हैं, ठीक है, जितने भी सदस्य देश हैं इनको क्या करना है, तो इनको फंड देना है, ठीक है। इस फंड से क्लाइमेट चेंज के लिए जितने भी हम लोग को कार्य करना है उसमें हम लोग कार्य करेंगे, मतलब उसके सुधार में हम लोग कार्य करेंगे। तो इसमें यही बातें की गई हैं कि जितने भी सदस्य होंगे वो लोग क्या करेंगे, क्लाइमेट सुधार के लिए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, क्लाइमेट सुधार के लिए कार्य करने के लिए फंड जमा करना है। अनुच्छेद 2.1 सी में ये बातें की गई हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे क्योंकि भारत इस पे ज्यादातर ध्यान देकर के बातें कर रहा है, तो इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इतना बात याद रखना है आपको। बाकी सभी बातें वही है कि इसको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। इसका फॉलो अप नहीं कर रहे का क्या मतलब है, विकसित देश जो है फंडिंग में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, वित्त जमा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो पेरिस समझौता है, पेरिस समझौता क्या है। हम लोग सारी चीजें धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो अब हम लोग समझते हैं पेरिस समझौता क्या है। तो पेरिस समझौता क्या है, सबसे पहला तो आखिर पेरिस समझौता किससे संबंधित है। पहला प्रश्न तो नॉर्मल किसी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है, यूपीएससी में थोड़ा सा डीप पूछता है, तो हम लोग सभी थोड़ा सा अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत वनडे एग्जाम, अलग अलग एग्जाम के लिए भी और खुद हमारे लिए भी कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, ठीक है। चाहे मेंस में भी हम लोग को संगठन से संबंधित बातें अगर लिखनी हो तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, सबसे पहला बात है तो ये है, ठीक है। इसी से संबंधित सारी कार्य इसके होते हैं, लेकिन ये जो समझौता है ये एक बाध्यकारी समझौता है, ठीक है। बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि है, मतलब इसमें जो बातें लिखी गई है और इसके अंतर्गत जुड़े हुए जितने देश हैं उन सभी पे ये लागू होता है। ये समझौता 2015 में संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक सम्मेलन COP21 अच्छा यहाँ पे देखिए कि कॉप क्या होते हैं, थोड़ा सा अगर कई लोगों को नहीं पता होगा तो अगर देखिए मैं थोड़ा ये ध्यान देता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये सब चीज़ों को कई बार फेस किया हूँ। लोग हर कोई ये सब फेस करता है, लेकिन जो जिस पे जितना फोकस करके पढ़ेगा उतना ज़्यादा उसमें सुधार कर पाएगा, है ना। तो जैसे कि कॉप क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी टॉपिक को पढ़ते रहते हैं ऐसे करके, लेकिन अचानक से कोई वर्ड जो आता है वो वर्ड अगर हम लोग को नहीं समझ में आता ना, तो हमारे को पूरा कहानी समझ में नहीं आता है। तो मैं उस वर्ड को थोड़ा फोकस से ध्यान दे करके उसको पहले समझता हूँ, फिर आगे पढ़ना शुरू करता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा जरूर करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं जब भी बीच में पढ़ते रहता हूँ, अगर कुछ दिखता है वैसा बताने के लायक तो मैं उसको जरूर बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को, कई लोगों को मालूम होगा, कई लोगों को नहीं भी मालूम होगा, है ना। तो देखिए COP21 क्या है। तो ये जो कॉप है ना, कॉप का मतलब यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है। मतलब जैसे कि ये जो क्लाइमेट चेंज पे बातें करनी है पेरिस समझौता के अंतर्गत, ठीक है।
तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो जो लोग यहाँ पे सम्मिलित होकर के इस पे बातें करेंगे ना, इन व्यक्तियों का एक ग्रुप को हम लोग कॉप कहते हैं। ठीक है, और ये कॉप जितने बार बैठक करते हैं उतनी बार हम लोग कॉप 21 यहाँ पे कह रहे हैं। तो 21वीं बार बैठक की, इसलिए हम लोग कॉप 21 कह रहे हैं। क्लियर है इतना चीज? अब इसमें 196 देश इसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद और 2015 में ही ये 12 दिसंबर को पारित किया गया और 196 उस समय इसमें देश शामिल हुए थे। यहाँ पे पक्ष बताया गया, पक्ष लिखा गया, ठीक है, लेकिन वो देश हैं। तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गया। और 4 नवंबर 2016 को ये लागू हुआ। ठीक है, तो ये पारित 2015 को हुआ और 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। तो इसको देख लेंगे, ज्यादातर फोकस इस पे करेंगे। 2016 में ये लागू हो गया। ठीक है, अगर पारित हुआ, अगर ऐसा कुछ पूछता है, कई बार ऐसा कंफ्यूजन वाली भी क्वेश्चन हो जाती है, तो 2015 याद रखेंगे, पारित होता है इसे इसको गठन करने के लिए। ठीक है, ये मतलब इस संधि पे, इस संधि में ये पक्षकार लोग हैं 196 लोग। तो 96 लोग मिल करके इसके पक्ष में वोटिंग करते हैं, यानी कि इसके लिए सहमत होते हैं। ठीक है, और उसके बाद से 4 नवंबर 2016 से ये लागू हो जाता है। अब आगे देखते हैं पेरिस समझौते का लक्ष्य क्या है। तो औद्योगिक काल के पूर्व के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का विशेष यहाँ पे प्रयास किए जाने। तो इसका मुख्य उद्देश्य आप याद रखेंगे। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य, सबसे पहले हम लोग अगर औद्योगिक काल के समय से अगर देखें तो अभी में हम लोग को 2 डिग्री सेल्सियस तक पहले सबसे पहले कम करना है और लास्ट में उसको 1.5 में ला करके रखना है और इसको स्थिर रखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पेरिस समझौते के अंतर्गत बातें हैं। तो पेरिस समझौता भी समझ लिए। लास्ट में अब हम लोग देखना है UNFCCC। तो UNFCCC मतलब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो इसको जो लागू किया गया यानी कि 1994 में। ठीक है, और इसमें कितने देश थे, सदस्य कितने हैं इसमें? तो 198 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस की जो सांद्रता है उसको स्थिर बनाए रखना है, अगर अधिक है तो उसको कम करना है मुख्य रूप से। और ये सब चीज़ों को इसलिए कम करना है, इन सभी चीज़ों, इन सांद्रता को यानी कि ग्रीन हाउस गैस को बेहतर करने का कार्य करते हैं ये लोग। इसलिए क्योंकि हम लोग मानव जीवन में जितने भी एक तरीके से हम लोग अभी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्लाइमेट परिवर्तन से संबंधित हम लोग बहुत सारी ऐसे घटनाएं हो रही हैं, तो हम लोग उस चीज़ों से बच सकें। ठीक है, इसी को मुख्य उद्देश्य बना करके ये जो संगठन है UNFCCC कार्य करती है। ठीक है, कार्य के अंतर्गत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन गतिविधियों के लिए नए फंड निर्देशित करना, तो इसके लिए फंड का निर्धारण करती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसी के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन क्या है। तो आखिर हमारा ये भी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। तो जो जीवाश्म ईंधन है ये क्या है? तो ये एक नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, ये सीमित भंडार है अभी, और इसके साथ इसको यूज करने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है। हम लोग जितना भी लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ जो यूज करते हैं, वो सभी जो है यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा है। जीवाश्म ईंधन एक हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्री होता है। तो इस तरीके का वर्ड ये इस जगह पे याद रखना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। यह जीवाश्म ईंधन मृत पौधों, जानवरों के अवशेषों से पृथ्वी की परत में प्राकृतिक रूप से बनता है, जिसे ईंधन के रूप में निकाला और जलाया जाता है। ठीक है, इससे हानि क्या क्या होती है? तो जीवाश्म ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और ये अम्लीय वर्षा के कारण भी बनते हैं, मतलब इनके कारण से फिर अम्लीय वर्षा भी होती है, जिससे हमारे जल और मृदा के संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में हानिकारक कणिकाएं और धुआं प्रदूषण फैलते हैं, जिसके कारण कई तरह की श्वसन संबंधी बीमारियां भी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण तापमान में वृद्धि भी करता है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये बंद कमरे में अगर फैल जाएगा ना, तो उसके कारण से फिर लोगों में फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और फिर उसके कारण से लोगों की मृत्यु भी कई बार हो जाती है। ठीक है, तो ये सब बातें जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में जो इसकी हानियां हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें बहुत सारे टॉपिक देखे, आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को समझिए, नहीं समझे तो फिर से अच्छे समझिए और एक अच्छा सा नोट्स बना करके रखिए, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। और रिवाइज आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि रिवाइज केवल रिवाइज ऐसे खोल करके पढ़ लिया ऐसा नहीं, रिवाइज पूरा ऐसे करना भी है, प्लस उसको लगातार इससे संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने, मतलब क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करना है उसको, तब वो अच्छे से याद होगा। केवल ऐसे पढ़ के छोड़ दिए निकल गए तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए मेंस का अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर लिखना है। जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? इसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये 15 अंक का रहेगा और 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। तो आप लोग इसका उत्तर जरूर लिख करके आप लोग एक बार देखेंगे कि आप कितना बेहतर तरीके से अपना उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने सारी चीज़ें देख ली। आप अच्छे से अपना इसके लिए इस पूरा वीडियो का नोट्स बना लीजिए और अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।